इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस में हमने एंटेरिक फीवर के बारे में देखा। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा कि इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आने के वजह से अगर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से एंटेरोकोलाइटिस होता है, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस। तो उसके दूसरा जो है एंटेरिक फीवर के बाद जो दूसरा है वो है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग जैसे कि हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया की वजह से खाने के थ्रू बॉडी में किसी तरह का पॉइजनिंग होता है, तो हम उसे कहेंगे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो डेफिनेशन क्या है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इंजेशन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया। तो जब भी कोई भी खाना या पानी, अनहाइजीन फूड या कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, किससे कंटामिनेटेड रहेगा? तो बैक्टीरिया से। उसके वजह से कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो हम उसे कहेंगे बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो इट इज द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इंजेशन ऑफ फूड और वाटर कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? तो सबसे पहले स्टेफेलोकोकल, क्लॉस्ट्रीडियल, बोट्यूलिज्म और साल्मोनेला, ये चार मोस्ट कॉमन है। तो उसमें स्टेफेलोकोकल जो बैक्टीरिया है, उसमें स्टेफेलोकोकल ऑरियस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्टली फूड से स्प्रेड होता है। तो स्टेफेलोकोकल ऑरियस बैक्टीरिया भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होता है। हम कह सकते हैं अनहाइजीनिक फूड अगर लेने से हमें स्टेफेलोकोकल ऑरियस का इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। दूसरा है क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट प्रोबेबली मीट में पाया जाता है। कोई भी मीट होता है वो अगर बहुत टाइम तक रखा हो, फ्लाइज वगैरह से इन्फेक्टेड हो, तो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची नाम का बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है और उसका कंजम्पशन करने की वजह से भी हमें बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। तीसरा है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। काफी रेयर इन्फेक्शन होता है। इसका इन्फेक्शन होने की वजह से न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलता है, यानी कि पैरालिसिस ऑफ मसल्स का पैरालिसिस, उसकी वजह से डिफिकल्टी ब्रीदिंग या डेथ भी देखने को मिलता है, लेकिन काफी रेयर है क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म। और चौथा है साल्मोनीला। जैसे कि हमने पढ़ा था एंटेरिक फीवर में भी, साल्मोनीला टाइफीम्यूरियम से हमें फूड पॉइजनिंग होने का चांसेस होता है। तो इसको हम बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग के अंडर में देखते हैं। तो बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग का इतना ही हमें ध्यान में रखना है कि इट इज द एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इंजेशन ऑफ अनहाइजीनिक फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर विथ बैक्टीरिया। इसमें चार है स्टेफेलोकोकल, जो कि स्टेफेलोकोकस ऑरियस से होता है, जो अनहाइजीनिक फूड के कंजम्पशन से होता है। क्लॉस्ट्रीडियल, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची से होता है, जो कि मीट से होता है। बोट्यूलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिज्म जो होता है ये न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है। और साल्मोनीला जो होता है, साल्मोनीला टाइफीम्यूरियम से होता है। तो ये सब क्या है? फूड पॉइजनिंग है, बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली हमें देखने मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री का कॉमन मतलब होता है ब्लडी डायरिया, मतलब स्टूल पास होना, लूज स्टूल पास होना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, उसे हम कहेंगे डायरिया। और उसमें अगर ब्लड भी प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे डिसेंट्री। तो डायरिया क्या होता है? तो लूज स्टूल होता है, पानी के जैसा जो स्टूल प्रेजेंट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, 2 से 3 4 5 बार होता है, तो उसे हम कहेंगे डायरिया। और उसमें अगर ब्लड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे कहेंगे डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब है ब्लडी डायरिया। तो डायरिया विथ एब्डोमिनल क्रैम्प, टेनेस्मस, पैसेज ऑफ म्यूकस और उसमें कुछ अमाउंट में ब्लड प्रेजेंट होना, तो उसे हम कहेंगे डिसेंट्री। तो डायरिया प्रेजेंट होगा, डायरिया होने की वजह से एब्डोमिनल स्पाज्म की वजह से क्रैम्प प्रेजेंट होंगे। टिनिस्मस यानी कि बॉवेल मूवमेंट वो प्रेजेंट होगा, यानी कि फूड
पूरा पार्टिकल्स बॉडी से निकल गया है तो भी बॉवेल मूवमेंट प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे टिनिस्मस। पैसेज ऑफ म्यूकस, म्यूकस जो म्यूकस कंटेंट होता है इंटेस्टाइन का वो भी प्रेजेंट होता है स्टूल में, तो उसे हम कहेंगे डिसेंट्री। तो डिसेंट्री क्या है? डायरिया विद एब्डोमिनल पेन विद टिनेस्मस विद पैसेज ऑफ म्यूकस इन द स्टूल, और उसके साथ थोड़ा ब्लड आता है। मोस्ट प्रोबेबली दो टाइप के डिसेंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं, एक बैसिलरी डिसेंट्री जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और एक एमोबिक डिसेंट्री जो कि अमीबा की वजह से होता है। तो बैसिलरी डिसेंट्री के बारे में देखेंगे तो बैसिलरी डिसेंट्री होता है शेगिला स्पीसीज से, शेगिला स्पीसीज से बैसिलरी डिसेंट्री होता है। इसके बारे में क्या क्या जानना है? तो बैसिलरी डिसेंट्री जो होता है वो इन्फेक्ट होता है फेसियो ओरल रूट से, फीको ओरल रूट। यानी कि अगर किधर पे भी रिवर है जहां पे स्टूल या फेसिस होता है, वो बॉडी वो पानी में मिक्स होता है और वो पानी कोई इंजेस्ट करता है कोई ह्यूमन बीइंग, तो उससे वो इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या होता है? फीको ओरल रूट से स्प्रेड होता है। दूसरा, इसमें हाउस फ्लाई जो है वो काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कोई जगह पे कोई आदमी कोई चीज बेच रहा है, फूड स्टफ्स, वहां पे कोई हाउस फ्लाई या मक्खी जो आती है वो कोई कंटामिनेटेड जगह से आके उसी फूड पे बैठ रही है और अपना जो बैक्टीरिया है वो वहां पे डिपॉजिट हो रहा है और उसको कोई थर्ड पर्सन आके खाता है, तो ये जो बैक्टीरिया है वो इस थर्ड पर्सन के बॉडी में चले जाता है, जिसके वजह से बैसिलरी डिसेंट्री हमें देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है? नॉर्मली पुअर हाइजीन, अगर हाइजीन ठीक से नहीं रखा है, यानी कि फूड स्टफ्स है उसको अच्छे से गर्म करके नहीं खाया जाए, काफी टाइम तक रखा जाए, उसके ऊपर डस्ट या फिर हाउस फ्लाई वगैरह ज्यादा बैठ रहे हो, तो ऐसा अनहाइजीनिक फूड खाने से होता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, कोई एरिया है जहाँ पे बहुत सारा पॉपुलेशन है, तो उसके वजह से भी ट्रांसमिशन होने के चांसेस होते हैं। और अनकंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो फूड जो बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड होता है उसका इंजेक्शन करने की वजह से। तो बैसिलरी डिसेंट्री शीगिला स्पीसीज से स्प्रेड होता है, जो कि होता है इन्फेक्शन बाय फीको ओरल रूट। हाउस फ्लाई सबसे मेन रोल प्ले करते हैं इसमें, और ये देखा ज्यादातर देखने मिलता है। पुअर पर्सनल हाइजीन, हाइजीन अगर नहीं रखे हो तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, क्राउडेड एरिया होगा वहां पे, और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड और वाटर अगर कंटामिनेटेड रहेगा विद बैक्टीरिया तो हमें बैसिलरी डिसेंट्री देखने को मिलेंगे। अभी इसमें माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या क्या देखने मिलता है? तो मैक्रोस्कोपिक में देखने मिलता है कि ये ज्यादातर कोलॉन में डिपॉजिट होता है बैक्टीरिया मोस्ट प्रोबेबली, और इलियम में यानी कि टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ज्यादातर कोलॉन में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। इसकी वजह से सुपरफिशियल अल्सर्स होना स्टार्ट होते हैं, जो कि ट्रांसवर्स अल्सर होते हैं, वो काफी डीप नहीं होते, यानी कि कह सकते हैं कि सुपरफिशियल है, यानी कि सिर्फ म्यूकोजा तक ही रहते हैं, ज्यादा डीप नहीं जाते हैं। इंटरवेनिंग म्यूकोजा इज एडिमेटस, जो इंटरवेनिंग म्यूकोजा जो होता है आजू बाजू का, उसमें एडिमा फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिम्फो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होते हैं, उसके वजह से आजू बाजू के पार्ट में एडिमा देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है, ये ज्यादातर कोलॉन में मिलता है या फिर टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम में। ये सुपरफिशियल होता है यानी कि म्यूकोजा तक ही रहता है, जो कि ट्रांसवर्स अल्सर है, और इसके आजू बाजू का जो पार्ट होता है वो एडिमेटस होता है, इन्फ्लामेशन होता है। माइक्रोस्कोपिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन होता है न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट का, जो कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं बॉडी के, तो वो वहां पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। कॉम्प्लिकेशन में अगर देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा? बैसिलरी डिसेंट्री में ज्यादा अगर डिसेंट्री होता है तो क्या देखने मिलेगा? सबसे पहले हिमरेज, ब्लड देखने मिलेगा स्टूल में। दूसरा परफोरेशन, तो परफोरेशन यानी कि कोई भी एरिया, कोई भी जो ऑर्गन है, जैसे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल्स जो है वो वॉल्स में होल हो जाना, जिसकी वजह से अंदर का कंटेंट बाहर के कंटेंट में जाके मिल जाता है,
या फिर बाहर एक्यूमुलेट होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, तो इसको हम कहेंगे परफोरेशन। जो वॉल्स है, वॉल्स में होल फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम कहेंगे परफोरेशन। तो परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं। तीसरा स्टिनोसिस। स्टिनोसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बीच का पार्ट होता है जहाँ पे से कोई सब्सटेंस जाता है, वो पार्ट क्या होता है, बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे स्टिनोसिस। पॉलीअर्थराइटिस, इन मल्टीपल जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन, मल्टीपल जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या फिर पेन। और आइरिडोसिसलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन जो होता है वो आइरिस में हो जाता है, आंख में, और सीलियरी मसल्स में। तो आइरिस में और सीलियरी मसल्स में इन्फ्लामेशन होता है तो इसे हम कहते हैं आइरिडोसिसलाइटिस। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हमें बैसिलरी डिसेंट्री में देखने मिलते हैं। हिमरेज, परफोरेशन, स्टिनोसिस, पॉलीअर्थराइटिस, इरिडोसिसलाइटिस। दूसरा है एमोबिक डिसेंट्री। एमोबिक डिसेंट्री किससे होता है, एंड एमीबा हिस्टोलिका। एंड एमीबा हिस्टोलिका नाम के बैक्टीरिया से होता है एमोबिक डिसेंट्री, जो होता है एंड एमीबा हिस्टोलिका से। तो ये क्या करता है, ये मोस्टली अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को या फिर हम कह सकते हैं कोलॉन को। पैरासाइट होता है एक टाइप का जिसके सिस्ट के इंजेक्शन की वजह से होता है। अगर पैरासाइट का हम ये देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, तो वहां पे जब सिस्ट फॉर्मेशन होता है, सिस्ट के इंजेक्शन की वजह से इन्फेक्शन जो होता है उसे हम कहते हैं एमोबिक डिसेंट्री। ये मोस्टली अफेक्ट करता है म्यूकोजा को, सब म्यूकोजा को, और इसमें फ्लास शेप अल्सर्स देखने को मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि हमने देखा बैसिलरी डिसेंट्री कैसा होता है, सुपरफिशियल होता है, जो सिर्फ म्यूकोजा को अफेक्ट करता है। लेकिन हेमोबिक डिसेंट्री होता है वो थोड़ा डीप होता है, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दोनों को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि अगर हम इंटेस्टाइन का पार्ट देखेंगे, ये म्यूकोजा है, नीचे सब म्यूकोजा है, मस्क्यूलरिस, प्रोक्रिया, सीरोजा, ऐसा लेयर्स होते हैं 4। तो उसमें क्या होता है, हमें कुछ इस तरह से अल्सर्स देखने मिलते हैं। इसको हम कहते हैं फ्लास्क शेप अल्सर। क्या कहते हैं, फ्लास्क शेप, जिसमें क्या होता है, जो उसका अपर एंड होता है वो नैरो होता है और जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, और वो नीचे की तरफ स्प्रेड होता है, यानी कि म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में स्प्रेड होता है। तो ये कुछ फ्लास शेप जैसा दिखता है, तो हम इसे कहते हैं फ्लास शेप अल्सर, जिसका टिप होता है या ओपनिंग होता है वो नैरो होता है, लेकिन अंदर की तरफ काफी ब्रॉड होता है, जो कि अफेक्ट करता है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा लेयर को। तो इसे हम कहते हैं फ्लास शेप अल्सर। बैसिलरी डिसेंट्री में हमें सुपरफिशियल ट्रांसवर्स अल्सर देखने मिलते हैं, यहाँ पे हमें फ्लास्क शेप अल्सर देखने मिलता है। तो मैक्रोस्कोपिक में अगर हम देखेंगे तो फ्लास्क शेप अल्सर देखने मिल रहा है। माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो अल्सरेटेड एरिया जो होता है वहां पे इंफ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, तो वहां पे हमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट एक्यूमुलेटेड दिखते हैं। दूसरा, आजू बाजू का एरिया में सूजन आता है, एडिमा देता है, वेस्कुलर कंजेशन देते हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे इंक्रीज हो जाता है। कहाँ पे, सराउंडिंग अल्सर में, अल्सर के सराउंडिंग में एडिमा और वेस्कुलर कंजेशन हमें देखने को मिलता है। तो एमोबिक डिसेंट्री है जो एंटेमीबा हिस्टोलिका पैरासाइट से डेवलप होता है, जो कि अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, सिस्ट के इंजेक्शन की वजह से होता है। इसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा डैमेज होता है और हमें फ्लास्क शेप अल्सर देखने को मिलते हैं। मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो फ्लास्क शेप अल्सर देखने मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो अल्सरेटेड एरिया के पास इंफ्लामेटरी रिएक्शन यानी कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके आजू बाजू में एडिमा या फिर वेस्क्यूलर कंजेशन देखने को मिलता है। अभी दूसरा पार्ट, स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। तो एंटेरोकोलाइटिस जैसे कि दो पार्ट में देखे थे, एक तो इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस और एक स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। इन्फेक्टिव एंटेरोकोलाइटिस में हमने एंटेरिक फीवर देखा है, बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग देखा, डिसेंट्री देखा, डिसेंट्री में बैसिलरी डिसेंट्री और एमोबिक डिसेंट्री देखा। अभी स्यूडो मेम्ब्रेनियस कॉलिसिस्ट एंटेरोकोलाइटिस देखेंगे। तो इसमें क्या है, तो
एंटेरोकोलाइटिस यानी कि एक्यूट या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ स्मॉल और द लार्ज इंटेस्टाइन। स्यूडो मेम्ब्रेन, स्यूडो मतलब फॉल्स, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट। तो फॉल्स मेम्ब्रेन जहां पे होता है डेवलप, या फिर फॉल्स मेम्ब्रेन फॉर्मेशन जहां पे होता है और वहां पे एंटेरोकोलाइटिस हुआ है यानी कि इन्फ्लामेशन हुआ है, वहां पे फॉल्स मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम कहेंगे स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। तो स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है? तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ म्यूकोजल इंजरी। म्यूकोजल इंजरी जहां पे हुआ है वहां पे फॉल्स मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना, उसे हम कहेंगे स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस। ये मोस्ट प्रोबेबली इसे कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक के वजह से जो होता है उससे हम इंक्लूड करते हैं स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस में जिसमें डायरिया भी देखने मिलता है, तो हम इसे कहते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक में क्लिंडामाइसिन, एम्पिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, ये एंटीबायोटिक की वजह से मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने को मिलता है। इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रीडियोइडिस डिफिकल। क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियोइडिस डिफिकल। ये जो बैक्टीरिया है इसके एक्यूमुलेशन की वजह से हमें स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस देखने मिलता है। ये मोस्टली 1 से 10% केसेस में ही देखने को मिलते हैं। कितना? 1 से 10% केसेस में। मोस्ट प्रोबेबली स्टेफेलोकोकल एंटेरोकोलाइटिस में हमें देखने मिलता है, बैसिलरी डिसेंट्री में और कैंडिडा एंटेरोकोलाइटिस में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। तो स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस क्या है? तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एट द साइट ऑफ म्यूकोजल इंजरी, इसको एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया कहते हैं। ये स्प्रेड होता है क्लॉस्ट्रीडियोइडिस डिफिसिल से, 1 से 10% केसेस में देखने मिलता है, और ये ऑकर होता है स्टेफेलोकोकल एंटेरोकोलाइटिस में, बैसिलरी डिसेंट्री में, कैंडिडा एंटेरोकोलाइटिस में। इसमें माइक्रोस्कोपिक फीचर देखेंगे तो ये दोनों को अफेक्ट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी, लार्ज इंटेस्टाइन को भी, या फिर दोनों को। म्यूकोजा में क्या देखने मिलता है? तो येलोइश वाइट प्लेग देखने मिलता है। म्यूकोजा पे येलो वाइट कलर का प्लेग देखने मिलता है, और बहुत छोटा सा म्यूकोजल अल्सर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? म्यूकोजल अल्सर। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वहां पे क्या है? स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है। स्यूडो मेम्ब्रेन कैसे बना होता है? तो बना होता है फाइब्रिन से, थोड़ा म्यूकस से, और इन्फ्लामेटरी सेल्स ज्यादातर न्यूट्रोफिल से। तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन देखने मिलता है जो कि बना होता है नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन, म्यूकस और इन्फ्लामेटरी सेल्स, यानी कि न्यूट्रोफिल ज्यादातर प्रेजेंट होता है। जो सब म्यूकोजल मेम्ब्रेन होता है वो कंजेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई करते हैं बहुत सारा, तो कंजेस्टेड होते हैं वहां पे ब्लड सप्लाई। और मोस्ट प्रोबेबली ये लेटरली स्प्रेड होता है, यानी कि डीप स्प्रेड नहीं होता, डीप नहीं जाता। ये म्यूकोजल सरफेस पे ही होता है, म्यूकोजल लेयर पे ही होता है, और लेटरली स्प्रेड होता है। म्यूकोजा से सब म्यूकोजा या उसके नीचे मस्कुलरिस प्रोप्रिया, ये सब जगह पे नहीं जाते हुए वो लेटरली स्प्रेड होता है। तो इतना चीज हमें स्यूडो मेम्ब्रेनियस एंटेरोकोलाइटिस के बारे में पता होना जरूरी है।